Dear students of class 6, the topic of today is the first cities. आज क्लास 6 का इतिहास का एक टॉपिक है आरंभिक नगर, जिसको हम पढ़ेंगे. The literal meaning of the first city is Indus Valley Civilization. यानी आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो फर्स्ट सिटी से रिलेटेड है. और यानी कि फर्स्ट सिटीज में यही पढ़ना है हम लोगों को. माना जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुरानी सभ्यता जो विकसित हुई थी वह इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी. तो अब देखते हैं कि सभ्यता का, जैसे कि मैंने कंटेंट लिख रखा है, तो सबसे पहला मेरा आज का है डिस्कवरी, यानी कि सभ्यता की खोज कब हुई थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो इस सभ्यता का खोज 1921 ईडी में हुई थी भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था दयाराम साहनी. दयाराम साहनी के द्वारा इसके एक साइट्स स्थल की खोज हुई थी, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव हड़प्पा है. यानी कि फर्स्ट साइट्स जो हमको मिला था इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो क्या था, हड़प्पा था. और इसके खोज करता थे दयाराम साहनी. अब हम लोग तो इसके डिस्कवरी के बारे में समझ गए. अब हम लोग यह समझते हैं कि इस सभ्यता को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसके बारे में जान लिया जाए. तो इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने का मुख्य कारण यह है कि जब शुरुआती दिनों में जब पहले साइट्स मिला, उसके बाद इस सभ्यता की और खुदाई हुई और इसके बारे में खोजा जाए, तो शुरुआत के दिनों में जब सब जगह खोजी चली, तो इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी नदी, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चेनाब, ये 5 नदियों के आसपास जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां थी, उन्हीं के पास इनके शुरुआती स्थल मिले. इसलिए हम इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं. अब आप ये समझ गए. कहीं कहीं किताब में आप पढ़िएगा 6th क्लास के ही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ना लिखकर लिखा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन. यानी कि इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं. इसका भी कारण यह था कि जब इसके शुरुआत में जब साइट्स मिलने चालू हुए थे हड़प्पा के बाद, तो सभी जो साइट्स मिले वो हड़प्पा की तरह ही बने थे और उनका उसी प्रकार से नगर का विकास था. इसलिए इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा है. यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, यह भी हमने जान लिया. और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, यह भी हम लोगों ने जान लिया. अब देखते हैं कि इसका एक्सटेंट कब से कब तक था. यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि यह कब से कब तक अस्तित्व में था. तो देखिए, किसी भी चीज का जब हमें रिवेंस प्राप्त होता है, तो हमारे जो हिस्टोरियन जो हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो एक पद्धति का यूज करते हैं. उस पद्धति को हम लोग कहते हैं रेडियो कार्बन सिरपोटिंग. यह एक ऐसी पद्धति है जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के रिवेंस मिलेंगे, तो आप अगर उस पर कार्बन की मात्रा को पता लगा ले, तो यह मालूम चल जाता है कि यह जो वस्तु जो थी वो कब से कब तक अस्तित्व में थी. तो इस प्रकार से इतिहासकारों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेटिंग किया, तो मालूम चला कि आज से 4700 ईयर्स एगो यह सभ्यता एग्जिस्ट थी, यानी कि अस्तित्व में थी. और लगभग 3500 ईयर्स तक चले, यानी कि 100 सालों 1000 सालों तक यह सभ्यता आपकी एग्जिस्ट थी. अब देखते हैं कि इस सभ्यता का मुख्य फैलाव कहां से कहां तक था. अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब प्रांत, जो पंजाब 2 हिस्सों में भारत में कुछ है और कुछ पाकिस्तान में भी है. अगर भारत की बात करूं तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में भी इसके साइट्स मिले हैं. यानी कि यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक सिविलाइजेशन था, यह हम कह सकते हैं. अगर इस सभ्यता का विकास अगर हम डायरेक्शन में देखें, तो हम देख सकते हैं कि यह सभ्यता जो थी वो नॉर्थ से लेकर वेस्टर्न हिस्से में फैली हुई थी. नॉर्थ से लेकर वेस्टर्न हिस्से में यह सभ्यता का विकास था, जो जम्मू और कश्मीर से सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में पूरा फैला हुआ था. अब हमारे पास टॉपिक है मेन साइट्स, इसके क्या क्या थे. अगर मेन साइट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है हड़प्पा. हड़प्पा जो पाकिस्तान में है,
इसके अलावा एक और साइट जो इसका माना जाता है कि सबसे पुराना रहा होगा सिटी, वो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदारो की जो डिस्कवरी हुई थी 1921 में हड़प्पा की हुई थी, ठीक एक साल बाद 1922 एडी में मोहनजोदारो की खोज हुई थी। और इसके भी खोजकर्ता जो थे वो एक भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था आर.डी. बनर्जी। और इसकी खोज के में कहा जाता है कि जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रेल की लाइनें बिछ रही थी तो वर्करों को कुछ पॉटर्स मिले थे, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले थे। उन्हीं से इन्होंने रिसर्च करके पता लगा कि यहाँ पे मोहनजोदारो है। ठीक है, तो अब मेन साइट्स में तो हड़प्पा हो गए, मोहनजोदारो हो गए। मैं कुछ भारत की अगर बात करूं तो लोथल एक साइट है जो भारत में है, और भारत की गुजरात में है। गुजरात में है। एक और साइट की मैं बात करूं तो कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, ये भारत के कुछ मेन साइट्स हैं जिनको आप पढ़ेंगे, आगे चलकर हम पढ़ाएंगे भी। तो मेन साइट्स के हो गए। अब देखते हैं कि इस सभ्यता का फीचर क्या था, यानी कि इस सभ्यता की खासियत क्या थी, इसके बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। सबसे पहले इस सभ्यता की खासियत के बारे में हम लोग एक चीज देखेंगे, और मेन टॉपिक है टाउन प्लानिंग। यानी कि इस सभ्यता के लोग जो थे वो किस प्रकार से शहरों को बसाते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टाउन प्लानिंग के बारे में समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक लाइन लेता हूं। ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वेस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है और ईस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे है। ऐसा कि उसके बारे में मैं बताता हूं। वेस्टर्न पार्ट जो था उसको इतिहासकारों ने सिटिडल कहा। सिटिडल कहा यानी कि नगर दुर्ग। और जो निचला पार्ट था, जो ईस्टर्न पार्ट था, उसको इतिहासकारों ने लोअर टाउन कहा। लोअर टाउन कहने का मीन्स कि निचला हिस्सा। और जितने भी साइट्स मिले हैं उसमें बहुत जगह देखा गया है कि वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट को अलग किया गया है एक बाउंड्री के द्वारा, यानी कि एक लाइन, एक दीवार चिनवा दी गई थी कि जिससे वेस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट से अलग हो जाए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिटिडल जो था, जो नगर दुर्ग जो था, वह एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था, यानी कि इधर प्रशासकीय लोग रहते हैं। उनके बारे में उन्होंने एक रीजन यह दिया कि वेस्टर्न पार्ट के जहां भी देखे गए जो ऊपर की तरफ बने थे, वहां पे पहले जो घरों की संख्या थी वो बहुत कम थी, यानी कि ज्यादा नहीं थे। और मेन और जो घरों की जो बनावट जो थी वो काफी आज की तरह मिलती जुलती थी और काफी एडवांस थी। इसके अलावा जो भी चीजें मिली, जैसे कि ग्रेट बाथ, महान स्नानागार जो मोहनजोदारो से मिली है वो भी ईस्टर्न पार्ट से मिली है। टाउन प्लानिंग जो था, जो मतलब मीटिंग स्थल था, उस समय का असेंबली हो सकता है, वो भी वेस्टर्न पार्ट में था। यानी कि इतिहासकारों ने यही सोच समझ के माना कि जो वेस्टर्न पार्ट था वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो रहा करते होंगे। लोअर टाउन की अगर मैं बात करूं तो लोअर टाउन को इतिहासकारों ने कॉमनर्स कहा, यानी कि ऐसे लोग जो उस समय नगरीय जीवन में थे, जो कॉमनर्स थे, आम आदमी थे, वो लोअर टाउन में रहा करते थे। अगर लोअर टाउन की मैं प्लानिंग की बात करूं कि शहर को कैसे बसाया जाता था उस समय, तो उसके लिए मान लीजिए कि यह एक शहर है जो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो सकता है, तो इसके ठीक बीचों बीच आइदर साइड्स ये रोड थे, दोनों तरफ रोड थे, और रोड की दोनों तरफ नाली बनी हुई थी। रोड के दोनों तरफ नाली बनी हुई थी, और ये जो बीच में जो जगह था यहाँ पे घर बनाए गए थे। और घर जो बनाए गए थे वो 1 फ्लोर या 2 फ्लोर के हुआ करते थे। और घरों की अगर बनावट को देखी जाए तो घर, अगर ये घर है तो घर के बीच में एक आंगन हुआ करता था, और आंगन के चारों तरफ कमरे हुआ करते थे जहां पे लोग रहते होंगे। एक चीज और कि ये जो कॉमनर्स थे या जो सिटिजन थे, इन सभी जगहों पर एक चीज कॉमन देखी गई है, और वो कि इस समय के लोग बेकेट ब्रिक का उपयोग किया करते थे।
यानी कि पक्की हुई ईंट का उपयोग होता था, ये लोग ये जानते थे। और इन्होंने शहर बसाया है। जहां भी अगर हड़प्पा से मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात करूं तो सभी जगह बेकेट ब्रिक ही मिले हैं, यानी कि समय के लोग एडवांस थे, ये भी हम कह सकते हैं। और जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नाली की सिस्टम जो थी, वो आज से काफी एडवांस थी माना जाता है उस समय, क्योंकि नाली को जो बनाया गया था वो ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि ढलान की तरफ बनाया गया था कि पानी जो है वो सिटी में ना रुके, वो जाकर सिटी से बाहर निकल जाए। और इसमें भी बेकेट ब्रिक का उपयोग किया गया था। इसके अलावा अगर पानी का रिसाव ना हो तो इसको रोकने के लिए नेचुरल तार का भी उपयोग किया गया था, जिसे हम चारकोल कहते हैं। आज हम देखते हैं कि अगर रोड कहीं बनता है तो हम लोग चारकोल उस पर बिछा देते हैं, चारकोल चलता है जैसे कि वो गिट्टी को पकड़े रखे। उसी प्रकार से यहाँ पे था कि बीच में गैप नहीं हो, पानी का रिसाव नहीं हो। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि उस समय की जो टेक्निक जो थी लोगों की, वो एडवांस टेक्निक थी, वो वेल डेवलप्ड लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग माने जा सकते हैं। लेकिन पढ़ने के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, हम सिर्फ मान सकते हैं, क्योंकि आज से 4700 ईयर्स एगो एक सभ्यता थी, तो उसके बारे में हमें रिवेंस से ही जो जानकारी मिलती है उसी पर हम बात करें, कोई मेन पॉइंट नहीं है हमारे पास। अब उसके बाद है कि जैसे कि मैं एक क्षेत्र की बात करूं, इस समय के लोग जो थे वो रिलीजियस भी थे, यह भी हम कह सकते हैं, क्योंकि लोथल जो आपका गुजरात में था और कालीबंगा जो आपका राजस्थान में था, यहां से दो चीजें, यहां से हमें एक चीज मिली है, और वो क्या था? फायर अल्टर। फायर अल्टर्स आप लोग जानते हैं। अग्निवेदिका, अग्निवेदिका का मतलब है, आप लोग जानते होंगे कि आज भी हम लोग देखते हैं, जहाँ पहले के ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा अग्निवेदिका जलाकर पूजा पाठ किया करते थे। यानी कि उस समय के लोग भी भगवान में बिलीव करते थे और भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। इस फायर अल्टर से हमें मालूम चलता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ की जो ट्रेड जो थी, व्यापार जो थी, वो कैसी, अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि अगर एक सभ्यता थी आज से 4700 ईयर्स एगो थी, और इस सभ्यता के आसपास और भी दूसरी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, एक ग्रीस की सभ्यता थी, तो क्या इस समय के लोग जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ट्रेड क्या करते थे या नहीं करते थे? ये सबसे बेहतरीन और सबसे मतलब कि अच्छा टॉपिक है इसके बारे में। तो ट्रेड के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा साक्ष्य उपलब्ध हैं। सबसे पहला साक्ष्य मैं अगर बताऊं ट्रेड के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहला साइट्स मिला था हड़प्पा, वहां से हमें मेसोपोटामिया के शील्स मिले, यानी कि मोहरे मिले हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मोहरे जो थे वो हड़प्पा से मिले हैं। सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मोहरे जो थे वो मेसोपोटामिया से मिले हैं। यानी कि यहाँ से लोग वहां आते होंगे और वहां से लोग यहाँ आते होंगे, तभी एक जगह से दूसरी जगह सीख गए होंगे, मोहर गए होंगे। और ये हो सकता है कि व्यापार करने के लिए गए हों, कि आप वहां से यहाँ और यहाँ से उसके लिए गए हों। एक और कारण है कि जो इस समय की ज्यादातर जो भी हमें चीजें मिली हैं, जो टॉय हो या अदर चीजें हो, तो उसमें ज्यादातर मात्रा में ब्रोंज यूज किया गया है। अगर मैं ब्रोंज की बात करूं तो अगर आप साइंस थोड़ा सा भी जानते हो तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CuSN। Cu आपको कॉपर को रिप्रेजेंट करता है और Sn आपको टीन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं अगर टीन की बात करूं तो टीन जो है वो भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और उस समय तो एचिबल होगा ही नहीं। तो कुछ बुक में यह भी दिया क्या है कि टीन जो था वो कहां से मंगाया जाता था भारत में? अफगानिस्तान से मंगाया था, जो भारत का पड़ोसी देश भी है आज, अफगानिस्तान से यह मंगाया जाता टीन। तो एक और यह साक्ष्य है। तो इससे और एक और साक्ष्य के बारे में बात करूं तो लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदारो, इन तीनों जगह से हमें स्टोर हाउस मिले हैं। स्टोर हाउस यानी कि अन्न भी, जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है, जो अनाज एक्स्ट्रा हुआ करते थे वो स्टोर हाउस में रखा जाता है। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि इस समय के जो एग्रीकल्चर जो था वो वेल डेवलप था, कि कितने बड़े पैमाने पर खेती होती होगी, तभी तो अनाज जो ज्यादा होते होंगे उनको इकट्ठा करके रखा जाता होगा। इसके दो एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टोर हाउस के। एक, या तो उस समय के अनाज इसलिए रखे जाते होंगे
कि अगर कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उस समय वो यूज में आ सके, या दूसरा यह कारण हो सकता है कि यहाँ से दूसरी जगह व्यापार में भी इनका यूज हो सकता होगा। एक चीज और हमें लोथल से ही मिला है, लोथल से हमें एक डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड मिला है जिसे आप जानते हैं कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, यानी कि बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह यानी कि उस समय के लोग कहीं ना कहीं जल के रास्ते से भी व्यापार करते होंगे। डॉकयार्ड तो हमें यही बता रहा है, यानी कि उस समय की जो ट्रेड जो थी वो बहुत ही ज्यादा आज की तरह एडवांस थी और बहुत ही ज्यादा फली फूली थी। अब मेरे पास एक आखिरी टॉपिक बचा है, डिक्लाइन। क्या कारण था कि यह सभ्यता जो इतनी फली फूली थी सभ्यता समाप्त हो गई? अचानक तो यह सभ्यता समाप्त नहीं होगी, इसके बारे में इतिहासकारों ने दो तीन बातें कही है, मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहला कारण था कि 1000 साल से ज्यादा चलने वाला यह सभ्यता जो था, सबसे ज्यादा प्रभाव उस पर क्लाइमेट चेंज का पड़ा। जो क्लाइमेट में बदलाव है उसके कारण कुछ लोगों का मानना है कि इसके कुछ साइट समाप्त हुए और जो कुछ बचे वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा बसे। सबसे पहला था कि क्लाइमेट चेंज में क्या हुआ होगा, अगर कहीं पे रेनफॉल ज्यादा हुआ होगा तो कहीं रेनफॉल ज्यादा होने से वहां पे बाढ़ आ गई होगी और बाढ़ आने से जो लोग होंगे वो बह गए होंगे, मर गए होंगे। कहीं पे क्या हुआ कि फेमिन हो गया, बारिश हुई नहीं तो पूरा सुखाड़ हो गया, सुखाड़ हो जाने से भी लोगों की स्थिति खराब हुई, लोग या तो छोड़कर चले गए होंगे या लोग एक्सपायर कर मर गए होंगे। इसके बाद एक और कारण है कि जैसे मैंने देखा कि एग्रीकल्चर जो थी उस समय की बहुत अच्छी थी, यानी कि उस समय के लोग जो थे वो ज्यादा खेती किया करते होंगे, तो ज्यादा डिफोरेस्टेशन हुआ होगा, पेड़ की कटाई या ज्यादा मिट्टी से उर्वरा शक्ति खत्म हो जाने के कारण भी हो सकता है कि यह सभ्यता उपजाऊ जमीन नहीं बची होगी, यह भी एक कारण हो सकता है कि यह सभ्यता समाप्त हो गई। देखिए मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि हो सकती है, मैं यह नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि जो हमें रिमेन से मिले, कुछ इस समय के लिखित साक्ष्य जो मिले हैं, वो जो लिखने की जो तरीका है उस समय का वो फिगर बाय फिगर है, कुछ जानवरों के फिगर है, कुछ सीधी पाइप पड़ेगी, तो उससे हम लोग नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए, यानी कि सिर्फ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, रिमेन्स है, उसी से हम बता रहे हैं। यानी कि जो मैंने बताया वो हो सकता है, मे भी हुआ होगा उस समय, लेकिन ये नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा मेरा कहना नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।